चल रहा है। हाँ तो आज पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। चलो कोशिका में दो चीज पढ़ लिए हैं। एक तो कोशिका झिल्ली जो कोशिका का पार्ट है, दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है केंद्रक। तीन चीजों से मुख्यतः कोशिका मिलकर बनी। और भी चीजें इसमें शामिल हैं, लेकिन मुख्यतः तीन चीजों से मिलकर बनी हुई। तो आज हम लोग केंद्रक के बारे में कुछ विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि सामान्यतः सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। सामान्यतः कुछ कोशिकाएं एक्सेप्शन है और कुछ कोशिकाओं में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। तो कुछ जो विभिन्नताएं हैं उसको जान लेते हैं। अब ऐसा है कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। जैसे नहीं पाए जाने वाले में कौन है? एक WBC है, RBC जो ब्लड का पार्ट है, वो भी प्राइमरी लेवल पे जब वो बड़ा होता है, ब्लड बनने लगता है, तो प्राइमरी लेवल पे उसमें केंद्रक पाया जाता है। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें केंद्रक नहीं पाया। तो एक तो ये हो गया, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। कुछ कोशिकाएं हैं जिसमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों के मसल्स, स्केलेटल मसल्स हैं। मसल्स आप लोग जानते हैं कि 3 टाइप्स के हैं। जंतुओं के शरीर में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। एक तो जो बोन से लगी हुई है, बोन से कनेक्टेड है, और एक जो बोन से कनेक्टेड नहीं है। बहुत सारी ऐसी मसल्स हैं जो बोन से कनेक्टेड नहीं है। और तीसरा तो सब लोग जानते हैं, जिसका नाम है कार्डिक, हृदय। तो एक को बोलते हैं रेखित, और एक को अरेखित, और तीसरे को हृदय। बोले यहाँ पोस्टर लगा हुआ है। तो इन तीनों मसल्स में जो रेखित मसल्स है, जो स्केलेटन से, स्केलेटन मतलब बोन से कनेक्टेड है, उसमें उसके सेल में एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। एक ही सेल में एक से ज़्यादा केंद्रक, और केवल एक ही जीव है जिसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ना एक से अधिक, मतलब अधिक मतलब 2 से ज़्यादा। एक यूनिसेलुलर एक जीव है जिसका नाम है पैरामीशियम। सुने हो तुम लोग? पैरामीशियम एक सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है जो नॉमिनल है। यूजुअली किसी कोशिका में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस काम क्या है? वर्क। ये पूरे सेल के फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोलिंग सेंटर है। कंट्रोल करता है। बहुत सारे फंक्शन सेल में चल रहे हैं। जैसे आप पहले ही पढ़े हैं कि सेल क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो जो भी चीज़ें किसी भी जीव के बॉडी में हो रही है, तो वो सेल में भी हो रही है। तो सेल में कंट्रोल करने के लिए क्या है? न्यूक्लियस है। अब ये क्वेश्चन आता है कि जैसे आप पहले पढ़े हुए हैं कि कोई सेल है,
यूनिट टेस्ट में एक लिखा था कि सेल यूजुअली आयताकार होती है, ऐसा नहीं। सेल का जो पिछले क्लास में बताया था कि सेल का आकार उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, जैसा उसका काम है वैसा है उसका आकार। ऐसे हम बना देते हैं। राउंडेड भी सेल होती है, इस तरह भी सेल है, और सेल राउंडेड भी है, बहुत लंबी भी है, कुछ छाते टाइप की। तो आप ये पिछले में पढ़े हैं कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। पता है ना, ये तो बताया गया है, कोशिका द्रव। अब इसके बीच में जो पाए कोशिका द्रव और इसके बीच में जो पाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, इसे क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। ठीक है, ये डिफरेंस है। जो केंद्रक में पाया जाएगा उसे कहेंगे केंद्रक द्रव। तो अब पहले से जानते हैं कोशिका द्रव में बहुत सारी चीजें हैं। पिछले में बताया था कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, और लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। उसी तरह इसमें क्या है, केंद्रक में क्या है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सेल के सारे फंक्शन को, कार्यप्रणाली को कंट्रोल कर रहा है? क्या है इसमें? मान लो अगर इसको केंद्रक द्रव्य को और थोड़ा सा डिसेक्शन किया जाए तो आपको क्या मिलेगा इसके अंदर? हाँ? एक तो केंद्रिका है, मतलब इस केंद्रक के अंदर छोटे छोटे स्पॉट पाए जाते हैं जिसे कहते हैं केंद्रिका। उसका भी अपना काम है, राइबोसोम को या फिर डीएनए के कुछ भाग को सिंथेसाइज करना, राइबोसोम को कलेक्ट करना, एक मैसेज। एक तो हो गया केंद्रिका और दूसरा हो गया क्रोमैटिन फाइबर, तंतु। ये दो चीजों से मिलकर केंद्रक द्रव्य बना होता है। एक केंद्रिका जो केंद्रक से छोटा, उसमें बहुत सारे होते हैं जो अपने कार्य के लिए विशेषकृत है, और दूसरा है क्रोमैटिन तंतु। अब क्रोमैटिन तंतु किससे बने होते हैं? क्रोमैटिन तंतु बने होते हैं डीएनए, आरएनए और क्या है? प्रोटीन। अब डीएनए तो बहुत एक तरह से पॉपुलर वर्ड है, सब लोग जानते हैं। आप सुने ही होंगे, इंजीनियरिंग वाले भी सुने होंगे। सुने हो डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? जैसे इसका नाम है डी, एक दिन और बताया थे डीएनए, तो लिखा हुआ है डी। डी मीन्स क्या होगा? ऑक्सीजन, समझ गए हो? इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, राइबोज में एक ऑक्सीजन। राइबोज का जो फॉर्मूला है, राइबोज एक शुगर है, जैसे आप बहुत सारे शुगर हैं आपके चारों ओर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सब शुगर है ना। सेलुलोज भी शुगर ही है, वो भी कार्बोहाइड्रेट भी आता है, और ग्लाइकोजन भी शुगर है। उसी तरह एक राइबोज ऐसा शुगर है जो केवल डीएनए में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। किसी भी लिविंग संरचना में डीएनए शुगर ये नहीं पाया जाता, केवल राइबोज पर। इस राइबोज की ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अगर एक ऑक्सीजन कम है
तो उसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और उसी तरह राइबोज हो गया, ये हो गया आरएनए का फुल फॉर्म। ये कभी कभी एग्जाम में आता भी है डीएनए फुल फॉर्म के। तो क्रोमेटिन तंतु जो है, अब डीएनए है क्या, ओरिजिनल डीएनए है क्या, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल किसे कहेंगे, जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि सेल डिवीजन एक किसी भी जीव की प्राइमरी या बेसिक क्वालिटी है। विदाउट सेल डिवीजन के कोई भी जीव सर्वाइव करेगा, नहीं सर्वाइव कर सकता। क्योंकि कोई भी जीव अपने लाइफ साइकिल में कभी न कभी वो एक सेल रहा है और डिवाइड करके ही बड़ा हो गया। तो ये जेनेटिक मटेरियल है जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। और दूसरा, अब उसके साथ ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन तंतु। दूसरी बात कि डीएनए के फॉर्म में, डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है, उसी के फॉर्म में सारे मैसेजेज स्टोर रहते हैं। मैसेज कौन सा मैसेज, कि सेल को कंट्रोल करने वाला मैसेज। ऐसे सभी सेल विशेषीकृत होती है कि नहीं, कोई सेल बोन सेल है तो वो बोन बना रही है, हेयर सेल हेयर बना रही है, बहुत सारी सेल हैं जो आपके इंटेस्टाइन में HCl बना रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो कहीं ना कहीं मैसेज स्टोर है कि नहीं। तो वो स्टोर जो मैसेज है वो डीएनए के फॉर्म में ही स्टोर रहता है। अब डीएनए में क्या है जो उसमें मैसेज स्टोर हो जाता है। तो जैसे आप पढ़े हैं कि ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एक केमिकल नेम हुआ कि नहीं, है? उसी तरह अगर डीएनए को आप और थोड़ा सा इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर समझ रहे हैं, बहुलक, बहुलक सुने हैं? तो ये पॉलीमर है किसका, आपके चारों ओर बहुत सारे पॉलीमर है। जैसे प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, आप चेयर पे बैठे हुए वो भी एक पॉलीमर है कि नहीं, सारे प्लास्टिक पॉलीमर में आते हैं। पॉलीथीन, पॉलीथीन भी पॉलीमर है। एथीन जो एक मॉलिक्यूल है C2H5 ना जी, 4 है, अच्छा C2H4, तो उसी का वो बहुत सारा मॉलिक्यूल जुड़ गया तो एक को कहेंगे मोनोमर, और बहुत जोड़ते गए तो हो गया पॉलीमर। उसी तरह जैसे प्लास्टिक बन गया है, पॉलीथीन बन गया है, बहुत सारे मटेरियल बने हुए हैं आपके चारों। उसी तरह डीएनए भी एक केमिकली अगर देखते हैं तो डीएनए एक पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड एक मॉलिक्यूल है, अब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वही जुड़ के बहुत बड़ा एक संरचना बनाते हैं। और वो संरचना सारे मैसेजेस को स्टोर करने में सहायता करती है और एक डीएनए बनाती है। समझ में आया? तो इतना तक जानते रहो कि पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के भी उसमें एक शुगर है, बेस है और फॉस्फोरिक एसिड है। वैसे ये तो हो गया डीएनए के बारे में। और इसको अगर मैसेज वहाँ किसी प्लेस तक पहुँचाना है, सेल के अंदर पहुँचाना है, तो एक आरएनए फॉर्म कर, ये परमानेंट स्टोरेशन स्ट्रक्चर है जिसमें मैसेज स्टोर रहता है, और ये टेम्परेरी है। आरएनए टेम्परेरी है, कभी उसको मैसेज वहाँ ले जाना है तो आरएनए बनाता है, वहाँ मैसेज आरएनए के माध्यम से पहुँच जाता है। तो डीएनए और आरएनए में यही अंतर है। और प्रोटीन तो हेल्प करता है उसको। ये तो हो गया क्रोमेटिन तंतु का एक
प्रोस्पेक्टिव। दूसरा इसमें एक ये चीज़ है कि आप लोग सुने होंगे कि क्रोमोसोम, सुने ना? क्रोमोसोम सुना है कि नहीं? हाँ, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम एक ऐसी संरचना है जो सेल डिवीजन के समय अपीयर होती है। ओनली सेल डिवीजन एट द रेस्टिंग पोजिशन ऑल न्यूक्लियस मटेरियल फाउंड इन क्रोमेटिन तंतु के रूप में। और जब सेल डिवाइड करने लगती है, जब सेल डिवाइड करेगी तो सारे मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाना है कि नहीं? तो एक पैकेट बनता है, आप कह सकते हैं कि व्हीकल टाइप, जो सारे मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचा दे, और उसी व्हीकल को बोलते हैं क्रोमोसोम। जैसे इसका नाम है क्रोमोसोम, तो क्रोमो मीन्स क्या होगा? क्रोमो मीन्स क्या होगा? कलर। और सोमा मीन्स बॉडी, कलर बॉडी। तो सेल डिवीजन के समय अगर इसको कलर करते हैं सेल को, तो एक स्पेसिफिक रॉड टाइप अपीयरेंस है इनसाइड सेल, और वो हेल्प करती है कि सारे मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचा दें। ठीक है। अब इसकी दूसरी विशेषता ये है क्रोमोसोम की कि सभी प्रजातियों में एक स्पेसिफिक नंबर में अपीयर होता है, सबका नंबर फिक्स है। जैसे ह्यूमन में कितना अपीयर होता है? 46। ये फिक्स है कि एक सेल में जब वो सेल डिवाइड कर रही है तो उसको जो जेनेटिक मटेरियल है एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए जो पैकेट या जो व्हीकल अपीयर होगा वो 46 ही अपीयर होगा। ठीक है। उसी तरह सारे जीवों में वो नंबर स्पेसिफिक है, सभी जीवों में। आप सर्च कीजिएगा कि किसी जीव का, जैसे पौधों का भी, मटर में कितना पाया जाता है बताओ? बी में 40, वो फिक्स है। अब जितने 46 से एक तरह से कुछ ज़्यादा ही है। बैक्टीरिया में कोई बैक्टीरिया है तो उसमें एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को, उसमें जो डीएनए आरएनए है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका कौन सा पार्ट किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं अपने आगे आने वाले दूसरे प्रजातियों में मनचाहा कैरेक्टर प्राप्त करने के लिए। ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बात कि ये जो 46 नंबर है और डीएनए में जो मैसेज स्टोर है, अगर इसमें कहीं से भी गड़बड़ी होता है तो हमारे जो जीवों के शरीर में जो उत्पन्न होने वाले कैरेक्टर्स हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं या रोग हैं जो अनुवांशिक हैं। जैसे आप अनुवांशिक रोग कौन सा आप जानते हैं? एक है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है तभी वो मैसेज हमेशा ऐसा जा रहा है कि वो सही नहीं हो पा रहा है। तो वो अब इस तरह की टेक्निक कुछ आई है कि जिससे हम उस डीएनए में कुछ ऐसे ट्रेसेज करके वो जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है कंटिन्यूअस, उसको आप सही कर सकते हैं या आने वाले समय में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जिसमें कुछ कम क्रोमोसोम है या जेनेटिक मटेरियल कम है, उसको हम अपने इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं दूसरे जीवों में। जैसे
आप देखे होंगे कि कैबेज देखे हैं, यूजुअली वाइट कलर का होता है, लेकिन ब्लैक भी आने लगा। ब्लैक कैबेज नहीं देखी? ब्लैक तुम लोग देखा है कैबेज? ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, कलर चेंज वाला कैबेज नहीं देखा? हाँ, देखे हो? तो उसमें इसी तरह के चेंज करके उसके जीन को आप सुने होंगे। एक बार वो आया था यूपी टेट में, एक क्वेश्चन आया था कि बीटी कॉटन पढ़े हो तो, बीटी कॉटन का एक प्रजाति है पौधों की, जो उसमें बीटी क्या है, एक बीटी क्या है, जैसे ऐसे इस तरह से आता है बीटी कॉटन का तो वैसे ही सब लोग जानते हैं कि कॉटन एक ऐसा पौधा है जो हमको क्या देता है, फाइबर देता है ना। लेकिन उसमें बीटी क्या है, उसमें ऑप्शन दिया था फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ। क्या होगा तुम बताओ? ठीक है, और इधर कोई बताए? क्या होता है बीटी? बीटी एक बैक्टीरिया है, जैसे इसका नाम है बेसिलस thuringiensis। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एक स्पेशल केमिकल बनाता है, जो एक इंसेक्ट को किल कर देता है। और वही इंसेक्ट कॉटन पे भी पैरासाइट है, कॉटन की फसल को खराब करता है। तो क्या करते हैं कि इसमें से जो डीएनए का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है उस केमिकल को बनाने के लिए, वहाँ से निकाल के कॉटन में लगा देते हैं, तो ये कॉटन भी बनाने लगता है वो केमिकल। ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है, और बहुत सारे चीज़ों में इस समय यूज हो रहा है। ऐसे ऐसे फसलें आपको बनाई जा रही है जो कीटों को मारने में नेचुरली, कीटों को मारने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज होती है, पेस्टिसाइड और बहुत सारे केमिकल्स, हार्मोन्स यूज करते हैं कि नहीं। लेकिन इस तरह से नेचुरली अगर कोई कीट मर जाए तो हम लोगों को ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। बहुत पहले यूज होता, अब बहुत आगे तक इसका प्रयोग हो रहा है कि एक डीएनए का पार्ट निकाल के एक जीव का दूसरे जीव में लगा दे। अब तो बहुत, जैसे एक डिजीज है थैलेसीमिया, बच्चों में होती है, तो वो ब्लड जो बनता है वहीं से डिफेक्ट होता है। अब क्या होता है कि उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं इसी टेक्निक के थ्रू। तो बहुत आगे तक चीज़ें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से हम आने वाले समय में और भी अच्छा कर सकते हैं, अपने जीन्स को भी बदल सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? हाँ, तो बीटी कॉटन का एक एग्जाम्पल आया था आपको टेट के एग्जाम में। और भी एग्जाम्पल हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, आप जीएम फूड सुने होंगे, सुने ना आप लोग? जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम फूड। हाँ, एक दिन ग्रुप पे हम डाले नहीं थे। तो जेनेटिक मॉडिफाइड, जैसे अब इसमें जेनेटिक्स किसे कहते हैं? हाँ? जेनेटिक्स किसे कहते हैं? और हेरिडिटी, ठीक है भाई, हेरिडिटी
जेनेटिक से अब तुम्हारा भी एग्जाम्पल सही है, वो भी ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक इसका डिस्कशन ये भी है, स्टडी ऑफ जीन। अब ये क्वेश्चन ये है कि जीन्स किसे कहते हैं? जीन, जीन तो सब लोग सुने हैं ना, हमको लगता है कुछ लोग सुने हो। जीन सुने हो ना? जीन किसे कहते हैं? हाँ, ऐसे जैसे आप अभी पढ़े हैं कि जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। इसी तरह किसी भी सेल से, एक सेल से दूसरे सेल में बहुत सारे मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं। सभी सेल में ऐसी क्वालिटी है या ऐसा मैसेज है कि वो शरीर की सारी क्रियाओं को करने के लिए सक्षम है कि नहीं? इसीलिए तो उसको इकाई कहा गया है, क्रियात्मक इकाई। तो जैसे कोशिकाओं की विशेषता है कि वो जीवों की इकाई है, उसी तरह मैसेज जो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, बहुत सारा मैसेज जा रहा है, उसमें से जो भी डीएनए का पार्ट एक मैसेज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, उसे कहते हैं जीन। आप कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, फंक्शनल यूनिट मतलब एक तरह से क्रियात्मक इकाई ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। आप इस तरह से कह सकते हैं कि क्रियात्मक इकाई ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड जीन। तो जीन मतलब किसी एक कैरेक्टर को, एक क्वालिटी को जो भी संरचना प्रदर्शित करती है उसे कहेंगे, समझ रहा, उसे कहते हैं जीन। और स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक। तो इसी तरह जीन को निकाल के, एक जीव से निकाल के दूसरे जीव में लगा देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बहुत लोग हैं यहाँ, और पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़े हो? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। अब इस समय कुछ पौधे भी आ गए हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हाँ, टमाटर वाला भी वैसे जो हम दिए थे तुम लोगों को, तुम पढ़े नहीं होगे। टमाटर, ब्रिंजल भी आता है, उसमें बहुत विवाद भी हुआ था। अब कुछ ऐसे, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि मान लो कुछ हम बनाए ऐसा सीड जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसमें ये है कि वो फिर उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लोगों का नहीं है कि एक बार गेहूँ बोए, फिर अगली बार उसी बीज से फिर अगली बार बोए। उसमें क्या है कि आप उस बीज को एक ही बार यूज करेंगे, दूसरी बार यूज नहीं होगा। वो टर्मिनेटिंग सीड है, फिर वो फैक्ट्री से ही उसको खरीद लिया। तो यही थोड़ा सा उसमें ड्रॉबैक है, लेकिन उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, कोई पैरासाइट उसको अटैक नहीं करेगा। आप अपने घर में सब्जी बोए होंगे, देखते होंगे कितना फंगस लगता है, तुरंत फंगस लग जाएगा, तुरंत कोई दूसरा जीव उसको खाने लगेगा। तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए इसमें इस तरह से मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसको रूपांतरित कर देते हैं कि वो सारी चीज़ों को झेलते हुए आपको उत्पादन बहुत अच्छा दे सके। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इसे कहते हैं फूड। और उसी तरह न्यूट्रिएंट भी उसको आप इनरीच कर सकते हैं, और न्यूट्रिएंट इनरीच में ही चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कैबेज आ रही है, कलीफ्लावर आ रही है ब्राउन कलर की, वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उसमें दूसरे जीव का जीन्स डाल दिया गया है जो उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को बढ़ा देते हैं। उसमें मान लो कि 10 ग्राम पाया जा रहा है क्या कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, 50 ग्राम मिल रहा है।
वैसे भी चीज़ें हैं जो आपके चारों ओर परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, तो आज केंद्रक के बारे में इतना ही। अब नहीं समझ में आया तो फिर आगे हम पढ़ेंगे। चल रहा है जी।